हेलो दोस्तों। आज के इस कमाल के एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो सीधे हमारी हिस्ट्री, फोकलोर और नेचर से जुड़ा है। बिना देरी किए सीधे इस टॉपिक में डाइव करते हैं। क्या कभी ये ख्याल आता है कि एक पूरी की पूरी नदी को अपवित्र या कलंकित क्यों माना जा सकता है? या फिर हमारे आसपास घूमने वाले जानवरों के कुछ अजीब बिहेवियर के पीछे कोई प्राचीन श्राप, कोई एंशिएंट कर्स हो सकता है? आज हम महाभारत काल की दो बहुत ही मिस्टीरियस कहानियों का एनालिसिस करेंगे और ये दोनों ही रहस्य सीधे द्रौपदी और उनके दिए गए श्रापों से जुड़े हैं। यकीन मानिए, आज जो सोर्स और डेटा हम सामने रखने वाले हैं वो हमारी लोक कथाओं को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल आता है, चंबल नदी का पानी पीना आखिर एक बुरा आइडिया क्यों माना जाता है? मतलब ये कोई आम नदी नहीं है यार। हमारे देश में जहां ज्यादातर नदियों को पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा होती है, वहीं चंबल नदी के साथ एक बहुत ही डार्क और पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। हिस्टोरिकली लोग इस नदी का पानी पीने से या इसे इस्तेमाल करने से बचते आए हैं, और इसका रीजन कोई पोल्यूशन या ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक माइथोलॉजिकल श्राप है। और ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि खुद द्रौपदी ने दिया था। पर ऐसा क्या हुआ था चंबल के किनारे? नंबर 1, द चंबल रिवर्स डार्क सीक्रेट। चलिए सीधे महाभारत के उस सबसे इंटेंस और डार्क चैप्टर में चलते हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि 500 का खेल और एक घोर अपमान, ये वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। पौराणिक मान्यताओं में कौरवों और पांडवों के बीच जो जुए का खेल हुआ था ना, उसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए थे। और सबसे शॉकिंग बात जो हमारा सोर्स हाईलाइट करता है वो ये कि पांडवों के हारने के बाद द्रौपदी के भयंकर अपमान की वो दिल दहला देने वाली घटना इसी चंबल नदी के तट पर हुई थी। जरा इमेजिन करके देखिए वो सीन। एक तरफ कौरवों का घमंड, दूसरी तरफ पांडवों की बेबसी, और उस नदी के ठीक किनारे द्रौपदी का वो घोर अपमान। यहां पर एक बहुत हैवी और जरूरी टर्म आता है, मूक गवाह, यानी म्यूट स्पेक्टेटर। इसका मतलब है वो जो चुपचाप किसी के साथ अन्याय होते हुए देखता रहे लेकिन कुछ भी न करे। द्रौपदी के साथ जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा था तब चंबल नदी वहां थी, बस बह रही थी। वो इस पूरे घिनौने अपराध की एक मूक गवाह बनी रही। उसने कोई रुकावट नहीं डाली, कोई विरोध नहीं किया। और यही सबसे बड़ा सबक है, अन्याय को चुपचाप देखना भी उतना ही बड़ा क्राइम है जितना अन्याय करना। द्रौपदी इस साइलेंस से इतनी ज्यादा आहत हुई कि उनका सारा गुस्सा इस नदी पर फूट पड़ा। और फिर द्रौपदी ने एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उन्होंने चंबल नदी को श्राप दिया, जो भी व्यक्ति इस नदी का जल पिएगा उसके मन में प्रतिशोध की अतृप्त प्यास जाग उठेगी। मतलब एक ऐसी प्यास, एक ऐसा रिवेंज जो कभी शांत नहीं होगा। सोचिए जरा, द्रौपदी का वो दर्द और वो गुस्सा किस लेवल का रहा होगा कि उन्होंने नदी के पानी का नेचर ही बदल कर रख दिया ताकि दुनिया हमेशा याद रखे कि वहां असल में क्या हुआ था। और इस श्राप का रिजल्ट क्या निकला? इसी श्राप के कारण चंबल नदी के पानी को हिस्टोरिकली कलंकित माना जाता रहा है। लोग पीढ़ियों तक इसके पानी से दूर रहे। ये नदी सिर्फ एक वाटर सोर्स नहीं रह गई, बल्कि साइलेंट कॉम्प्लिसिटी, यानी खामोश रहकर अपराध का साथ देने का एक बहुत बड़ा सिंबल बन गई। ये हमें सिखाती है कि अन्याय को चुपचाप सहने वालों को इतिहास कभी माफ नहीं करता। नंबर 2, द ग्रेट फुटवेयर मिसहैप। चंबल की सीरियस और हैवी कहानी के बाद अब आते हैं एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो काफी अजीब लोक कथा पर। तो स्टोरी कुछ ऐसी थी। पांडवों और द्रौपदी के बीच प्राइवेसी को लेकर एक बहुत ही सख्त नियम था, द्रौपदी के एकांत कक्ष का नियम। रूल ये था कि जो भी भाई द्रौपदी के कक्ष में उनके साथ होगा वो अपने फुटवेयर यानी अपनी चरण पादुका बाहर दरवाजे पर रख देगा। ये एक बहुत ही लॉजिकल और सिंपल सा सिस्टम था यार। अगर दरवाजे पर जूते रखे हैं तो बाकी भाइयों को पता चल जाता था कि अंदर कोई है और वो कक्ष में नहीं जाते थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर एंट्री होती है एक कुत्ते की। एक बहुत ही फेमस लोक कथा के अनुसार एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। उन्होंने रूल के हिसाब से अपनी चरण पादुका बाहर रख दी, लेकिन तभी वहां एक कुत्ता आया और वो युधिष्ठिर की पादुका को मुंह में दबाकर भाग गया। मतलब एक छोटी सी हरकत और पूरा का पूरा प्राइवेसी सिस्टम फेल। ये सुनने में थोड़ा फनी जरूर लगता है कि एक कुत्ते ने जूते चुरा लिए, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस बहुत बड़े होने वाले थे। और तभी क्या हुआ, अर्जुन अनजाने में कक्ष में आ जाते हैं। अर्जुन वहां पहुंचे, उन्होंने दरवाजे पर कोई जूते नहीं देखे। उन्हें लगा कि कक्ष खाली है और द्रौपदी अकेली हैं। बिना किसी बुरी नीयत के उन्होंने अनजाने में अंदर प्रवेश कर लिया और वो प्राइवेसी का रूल टूट गया।
हमारा सोर्स बताता है कि इस अचानक हुई घटना की वजह से द्रौपदी को अत्यंत लज्जित होना पड़ा। ऑब्वियसली यार, वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड मोमेंट रहा होगा उनके लिए। उस एम्बैरेसमेंट और भयंकर गुस्से में आकर द्रौपदी ने उस कुत्ते को और उसके जरिए पूरी कुत्ते की प्रजाति को एक श्राप दे डाला। सच बताऊं तो ये थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन हमारी माइथोलॉजी में कुछ कहानियां ऐसी ही हैं। उन्होंने श्राप दिया कि कुत्ते पूरी दुनिया के सामने अत्यंत शर्मनाक स्थिति में मैथुन यानी संसर्ग करेंगे, मतलब उनकी प्राइवेसी हमेशा के लिए छीन जाएगी। जिस कुत्ते की वजह से द्रौपदी की प्राइवेसी भंग हुई, उसी कुत्ते की पूरी स्पीशीज को हमेशा के लिए सबके सामने शर्मसार होने का ये अजीबोगरीब श्राप मिल गया। नंबर 3, द मैजिक ऑफ फोकलॉर। एक तरफ चंबल का डार्क इतिहास और दूसरी तरफ जूतों वाली कहानी। हमारे पूर्वज सच में जीनियस थे यार, जो इन कहानियों के थ्रू दुनिया को इतनी कॉम्प्लेक्स बातें समझाते थे। अगर इन दोनों श्रापों को साथ रखकर देखा जाए तो बात एकदम क्लियर हो जाती है। पहले सब्जेक्ट में चंबल नदी है, वो अन्याय की मूक गवाह बनी, तो रिजल्ट ये हुआ कि उसका पानी कलंकित हो गया और जो भी उसे पिएगा उसे प्रतिशोध की प्यास लगेगी। और दूसरे सब्जेक्ट में कुत्ते हैं, उन्होंने जूते चुराए और प्राइवेसी तोड़ी, तो उन्हें पब्लिकली शर्मिंदा होने का श्राप मिला। कितनी ब्रिलियंटली एक कहानी हमें ज्योग्राफी समझाती है और दूसरी कहानी सीधा बायोलॉजी को एक्सप्लेन करती है। ये सोर्स हमें क्लियरली बताता है कि ये लोक कथाएं और पौराणिक श्राप सिर्फ गुस्से में बोली गई रैंडम बातें नहीं हैं। इन कहानियों का मेन पर्पस ये है कि ये जानवरों के नेचुरल बिहेवियर को माइथोलॉजिकल इवेंट से जोड़ देती हैं। ये हमें सोशल और मॉरल रूल सिखाती हैं, जैसे चंबल की कहानी सिखाती है कि अन्याय पर कभी चुप मत रहो, और कुत्ते की कहानी प्राइवेसी की इंपॉर्टेंस बताती है। हमारी लोक कथाओं में नेचर और सोसाइटी के रूल्स को इसी मैजिकल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक नदी का पानी और एक जानवर का नॉर्मल सा बिहेवियर दोनों ही एक एंशिएंट माइथोलॉजिकल घटना से जुड़े हो सकते हैं। अब जाते जाते इस आखिरी सवाल पर विचार करते हैं। हमारे आसपास ऐसी और कितनी रोजमर्रा की नेचुरल चीजें हैं जो अपने अंदर कोई मिस्टीरियस माइथोलॉजिकल बैक स्टोरी या पुराना श्राप छिपाए हुए हैं? अगली बार जब नेचर पर नजर पड़े तो जरा सोचिएगा, शायद कोई पुरानी कहानी वहां इंतजार कर रही हो। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को डी कोड करते रहिए।